लंबे इंतजार के बाद पाकिस्तान का सेना प्रमुख आखिरकार सीडीएफ बन ही गया। नाम है आसिम मुनीर। 8 दिसंबर 2025 को रावलपिंडी के जीएचक्यू मतलब जनरल हेडक्वार्टर जो है वहां उसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एक समारोह उसके लिए पूरी तरीके से कहीं की कार्यक्रम रखा गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और यहां सीडीएफ बनने के बाद उसने पहला संबोधन भी उसका हुआ, जो पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना है। यह संबोधन 9 दिसंबर को मीडिया के सामने आया और इसमें आसिम मुनीर के द्वारा यह कहा गया कि अब मतलब भारत को सीधे तौर पर धमकाते हुए कहा गया कि अब अगर भारत की तरफ से या फिर पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला करने की कोशिश की गई तो फिर उसका जवाब पिछले वाले जवाब से भी कड़ा दिया जाएगा। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब आसिम मुनीर ने भारत को धमकी दी हो या फिर परमाणु की धमकी दी हो। अब सीडीएफ बनने के बाद तो आसिम मुनीर के पास पूरे परमाणु हथियार जितने भी हैं उसकी ताकत आ चुकी है। तीनों जो सेना प्रमुख हैं उसकी ताकत आ चुकी है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए अब रह चुके हैं। यह अगर कहा जाए कि फिलहाल पाकिस्तान में सबसे शक्तिशाली इंसान अगर कोई है तो वो आसिम मुनीर ही है। इस मौके पर डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर की स्थापना को ऐतिहासिक आसिम मुनीर ने बताया, जो सेना, वायुसेना और नौसेना के एकीकृत संचालन के लिए है। उसने अपने बयान में कहा कि आधुनिक युद्ध की चुनौतियां, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र उसने किया। में पाकिस्तान सेना की भूमिका को केस स्टडी बनाना चाहिए, मतलब ये एक तरीके से केस स्टडी इसने करार दिया है। कहा है कि आंतरिक और बाहरी खतरों जो अफगानिस्तान को मानता है, तालिबान को मानता है, बलूचिस्तान को मानता है, उसका भी जिक्र किया। भारत को किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। अगर कोई आक्रामकता हुई तो हमारा जवाब पहले से कहीं अधिक तीव्र, कठोर और प्रभावी होगा। यह बयान आसिम मुनीर की तरफ से दिया गया। हालांकि इससे पहले भी इनके मंत्रियों के द्वारा तमाम भारत को परमाणु की धमकी दी गई है। 10 से 11 धमकियां पाकिस्तान की तरफ से अब तक दी जा चुकी हैं और यह नतीजा है जिस तरीके से भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान बॉर्डर पर या फिर बंगाल की खाड़ी में जिस तरीके से युद्धाभ्यास कर रही है, उससे कहीं ना कहीं बिलबिलाया हुआ आसिम मुनीर जरूर है। क्योंकि पाकिस्तान के लोगों के सामने इसने झूठ गढ़कर कि भारत के राफेल मार गिराए गए, ऑपरेशन सिंदूर में भारत को हरा दिया गया, ये कर दिया गया, ऐसा वैसा, तो इसने ये फील्ड मार्शल का पद पहले तो लिया और अब ये सीडीएफ बनकर बैठ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अप्रत्यक्ष परमाणु धमकी के रूप में इसे देखा जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध की तीव्रता का जो संदर्भ इसने दिया है वो यही बताता है। हालांकि सीधी धमकी नहीं दी है। आपको यह भी बता दूं, यह भी बताऊंगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस तरीके से पाकिस्तान को लेकर फिलहाल मौजूदा वक्त में बयान दिए हैं। लेकिन पहले अगर आप धमकियों का इतिहास देखें तो आसिम मुनीर कोई नया नहीं है जिसने भारत को धमकी दी है। यह अब्दुल कादिर खान जो परमाणु वैज्ञानिक था, जनक भी पाकिस्तान का कहा जाता है, 1980 में 28 जनवरी 1987 को इसने धमकी दी थी। 28 जनवरी 1987 को ब्रास स्टैक्स संकट के दौरान इंडियन जर्नलिस्ट थे, उन्हें एक इंटरव्यू दिया था और कहा था कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और अमेरिका को इसकी जानकारी है। इसे भारत के खिलाफ पहली स्पष्ट परमाणु जो सिग्नलिंग था वो माना गया था। ये 87 की बात है, 87 की, जब तक औपचारिक तौर पर पाकिस्तान की तरफ से यह नहीं कहा गया था कि उसने परमाणु बम बना लिया है। मोहम्मद जियाउल हक जो राष्ट्रपति भी रहे 78 से 88 तक में, इन्होंने भी 30 मार्च 1987 को टाइम मैगजीन को दिए बयान में पाकिस्तान के पास बम बनाने की क्षमता है और जरूरत पड़ने पर वो बना भी सकता है। ये जो AQ खान ने जो बयान दिया था उसके बयान के 1 महीने बाद ये बयान आया था। भारत की क्षमताओं को यहां पर चुनौती देते हुए पाकिस्तान को देखा गया था। नवाज शरीफ 90 से 2010 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे हैं। इन्होंने भी भारत के परमाणु परीक्षणों के जवाब में चगाई 1 परीक्षण कराया और बयान दिया कि भारत के किसी भी परमाणु स्थल पर हमले का त्वरित और जबरदस्त जवाब दिया जाएगा। तो लंबी फेरिस्त है। कमर जावेद बाजवा 16 से 22 तक जो सेना प्रमुख रहा, 2022 से 22 फरवरी 2019 को जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, उसके बाद पूर्ण स्पेक्ट्रम खतरे पर पूर्ण ताकत से जवाब देंगे, ये धमकी पाकिस्तान की तरफ से। इमरान खान जो 18 से 22 प्रधानमंत्री पाकिस्तान के रहे हैं, 27-28 फरवरी 2019 को पुलवामा के बाद इन्होंने कहा था कि युद्धों में गलतियां होती हैं, हमारे हथियारों को देखते हुए परमाणु युद्ध का खतरा। 16 दिसंबर
2019 को कश्मीर पर कहा था कि पारंपरिक युद्ध हारने पर परमाणु युद्ध का परिणाम हो सकता है। 26 सितंबर 2019 को यूएन में कश्मीर पर परमाणु युद्ध की चेतावनी भी दी थी। बिलावल भुट्टो जरदारी, जो राष्ट्रपति जरदारी के बेटे हैं, विदेश मंत्री भी ये रहे हैं, इन्होंने भी धमकी दी है। और 12 अगस्त 2025 को सिंधु जल संधि पर कहा था कि हम झुकते नहीं हैं, जरूरत पड़ी तो युद्ध करेंगे और भारत से 6 नदियां वापस लेंगे। इनके एक मंत्री के द्वारा यह भी कहा गया था कि अगर जरूरत पड़ी तो सिंधु नदी का जो बांध है, अगर भारत ने पानी रोका तो उसे हम उड़ा देंगे। बाकी मुनीर भी 2 बार अब तक धमकी दे चुका है। एक बार तो अमेरिका में बैठकर यह परमाणु धमकी दिया था, एक बार उससे पहले दिया था, और एक बार अप्रत्यक्ष तौर पर इसने सीडीएफ बनने के बाद, सीडीएफ बनने के अगले दिन यह धमकी दी है। बाकी पाकिस्तान की जो नीतियां हैं, या फिर आसिम मुनीर जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर आगे बढ़ रहा है, वो भारत और पाकिस्तान के अलगाव को और ज्यादा बढ़ा रहा है। उसका नतीजा यह है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, वो 1.5% से भी कम की ग्रोथ पर अटकी हुई है। महंगाई यहां 20% से ज्यादा है और आईएमएफ के कर्ज के भरोसे इनका देश चल रहा है, जबकि भारत सर पर दौड़ रहा है। दुनिया में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। बहुत तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। अभी जो दूसरी तिमाही के जो नतीजे आए, उसमें भारत की जो ग्रोथ रेट थी वो जबरदस्त रही, दुनिया को हैरान करने वाली थी। मुनीर की जो बाकी दुश्मनी वाला जो रुख है पाकिस्तान को, वो अंतर्राष्ट्रीय निवेश में भी नुकसान पहुंचा रहा है। सऊदी और यूएई जैसे जो उसके सहयोगी थे, वो अब लगातार भारत का रुख कर रहे हैं। तो आसिम मुनीर लगातार भारत को धमकी दे रहा है। हालांकि जिसके जवाब में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा था कि अगर इस बार पाकिस्तान की तरफ से कोई हिमाकत करने की कोशिश की गई तो फिर पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों बदल दिए जाएंगे। इस तरीके की जो बात है वो सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा भी कही गई है। उसके बाद 30 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक लगभग जैसलमेर और जो बॉर्डर है पाकिस्तान का, गुजरात से जो बॉर्डर लगता है सरक्रीक वाला, वहां भी लगभग 12 दिन का युद्धाभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल के तहत किया गया था। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में भी ये ऑपरेशन किया गया था। तो कुछ ना कुछ तो पक रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच। हालांकि पाकिस्तान की जो सेना है वो हमेशा भारत से दुश्मनी दिखाती रहती है पाकिस्तानी जनता को, और वो हमेशा छोटी मोटी लड़ाई में उलझी रहना चाहती है। क्योंकि जो अभी संविधान का 27वां संशोधन आसिम मुनीर ने करवाया है, उसमें रक्षा सेना का जो बजट है उसे और ज्यादा बढ़ाने का काम किया गया है। 20% राज्यों का बजट काटा गया है, हर राज्य का 20% बजट काट लिया गया है। जो 20% बजट कहां जाएगा, यह बजट जाएगा आपका राज्यों के पास में। और आसिम मुनीर की जिस तरीके से ट्रंप के साथ निकटता बढ़ रही है और उनके परिवार का जो क्रिप्टो का जो व्यापार है, क्रिप्टो की जो कंपनी है, बिजनेस है, उसमें लगातार कहा ऐसा जा रहा है कि निवेश आसिम मुनीर का चल रहा है। आसिम मुनीर भी ये जानता है कि एक ना एक दिन जो जिस तरीके से पहले के जनरल्स, वो बाजवा हो या फिर आपका मुशर्रफ हो, जिसने भी पाकिस्तान में तानाशाही की है, इस तरीके की काम किए हैं, या फिर जो भी सेना प्रमुख रहा है, वो देश छोड़कर भागा जरूर है। तो आसिम मुनीर को भी भागना है, लेकिन वो उससे पहले अपनी जेब को जितना ज्यादा हो सके उतना भरना चाहता है। और उसके लिए उसे भारत या फिर अफगानिस्तान के साथ एक छोटी मोटी लड़ाई लड़नी होगी। हालांकि अफगानिस्तान के साथ जब लड़ाई लड़ी थी तो 20 से ज्यादा चौकियों पर, पाकिस्तान की चौकियों पर अफगानिस्तान का कब्जा हो गया था। ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से 13 एयरबेसेस भारत ने पाकिस्तान के उड़ा दिए थे, वो दुनिया ने देखा है। तस्वीरों के साथ सबूत भारत ने दुनिया को दिखाए हैं। तो ये सिर्फ एक गीदड़ भभकी के अलावा कुछ नहीं है। बाकी जो बिलबिलाया हुआ आसिम मुनीर है और वो जो लगातार धमकियां दे रहा है, उस पर आप लोगों की राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।